प्लीज वो बच्चे अपनी अटेंडेंस लास्ट में मार्क करवा देंगे, ठीक है। जैसे हम कमेंट में आएंगे बीच में, तो कमेंट सेक्शन में जाके वो अपनी अटेंडेंस मार्क करवा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम अगेन टू आवर फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आप ये बात याद रखें कि आप हमारे साथ साथ कवर करें। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऐसी बातें होती हैं कि पढ़ नहीं पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते। बच्चों, यहाँ इन क्लासेस का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि मैं आपको इजी से इजी वे में कवर करवा रहा हूं। अगर इतने इजी वे में कवर होते हैं तो आई एम श्योर 100% श्योर कि आप साथ साथ कवर कर लोगे। और बहुत ज्यादा कुछ करने से अच्छा होता है कि थोड़ा करो बट बहुत ही अच्छा करो। तो मेरा यही टारगेट है कि हम हर रोज की लाइव क्लास में 1 या 2 आर्टिकल करते हैं बट अच्छे करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसी बात के साथ। एलसीआर सर्किट हमारे पास है, यहाँ पे रेजिस्टर लगा है, इंडक्टर लगा है, कैपेसिटर लगा है और इसे एक्सटर्नली कनेक्ट किया गया है किसी सोर्स से whose EMF E is E naught sin omega t as this is the sign of AC alternating current, ठीक है। AC सोर्स का साइन है हमारे पास ये जो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है और इस AC सोर्स को कनेक्ट किया गया है रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर के साथ, जो तीनों के तीनों किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं। अब मुझे पता है कि रेजिस्टेंस के केस में करंट और EMF इन फेज होते हैं, उनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। करंट और EMF आर इन फेज, तो यहां पे EMF की जगह मैंने क्या लिया है, पोटेंशियल। और इंडक्टर के केस में EMF लीड्स करंट बाय एन एंगल पाई बाय 2, तो EMF तो यहां पे नहीं है, तो कौन है यहां पे, पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल क्या कर रहा है, लीड कर रहा है किसको, करंट को। कैसे दिख रहा है, ऊपर बढ़ रहा है ना भाई, ठीक है। 90 डिग्री I से ज्यादा है ना, ठीक है। और I से 90 डिग्री कम है पोटेंशियल थ्रू कैपेसिटर, यानी कि इन केस ऑफ कैपेसिटर EMF lags behind current by an angle pi by 2. This thing you have to keep in mind while dealing with this article. Okay? अब देखो बच्चों, बिल्कुल इजी स्टेप्स हम बनाते जाएंगे और उन इजीएस्ट स्टेप्स को आप कवर करते जाओ, ठीक है जी। अब देखो, मान लो कि मैंने ऐसे ले लिया इस पे रेजिस्टर के लिए, क्योंकि ये एक्सिस मैंने लिया है करंट के लिए, तो यही एक्सिस बनेगी पोटेंशियल थ्रू रेजिस्टेंस VR के लिए, ठीक है। अब इस करंट को लीड करता है 90 डिग्री कौन, इंडक्टर। तो ये लो भाई, ये आपके पास हुआ VL के लिए, VL लीड्स करंट बाय एन एंगल पाई बाय 2, दैट एंगल इज 90 डिग्री। ओके गाइस, ओके। अब देखो, दूसरा मुझे पता चला कि कैपेसिटर लैग्स बिहाइंड, कोई बात नहीं, जैसे जैसे मेरे को पता चल रहा है मैं कवर करता जा रहा हूं। दिस इज VC, कैपेसिटर लैग्स बिहाइंड द करंट बाय एन एंगल 90 डिग्री। नाउ लेट अस कंसीडर, लेट मान रहा हूं मैं, लेट VL इज ग्रेटर देन VC। VL इज ग्रेटर, VL ऊपर वाला बड़ा है VC से, तो रिजल्टेंट कहां जाएगा, ऊपर ही जाएगा। मान लो यहां तक आ रहा है रिजल्टेंट, then this is VL minus VC। अब भाई बात हो गई ये कि अब आपके पास ये जो लाइन है जिसको मैंने रेड कर दिया है, रेड जोन घोषित कर दिया है जिसको मैंने, है ना, वो आपको VL minus VC की वैल्यू दे रही है और x एक्सिस आपको VR की वैल्यू दे रही है बच्चों, ठीक है, दे रही है। तो आप निकाल लो रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट आप कैसे निकालेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं। यहां से रिजल्टेंट निकालना बहुत ही इजी है। दिस इज द रिजल्टेंट पोटेंशियल V। लेट अस कंसीडर दिस मेक्स एन एंगल phi विद x एक्सिस, एंड x एक्सिस के पास कौन है, VR है। तो अब आप मेरी ख्याल से V की वैल्यू बहुत इजीली मेरे को निकाल के बता दोगे। आप क्या करोगे, यहां से ट्रायंगुलर लाइक कंप्लीट करोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे और आप मेरे को कह दोगे कि सर जी V स्क्वायर तो किसके बराबर है, VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। हमने भी अभी बात मान ली, ठीक है। और अब बात मानने के बाद मेरे को पता चला कि VR की वैल्यू तो मेरे पास है ही नहीं, VL की वैल्यू भी मेरे पास नहीं है, VC की वैल्यू भी मेरे पास नहीं है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे VR की वैल्यू बतानी पड़ेगी आपको,
कि पोटेंशियल थ्रू एनी रजिस्टर वो क्या होगा, आई आर होगा बच्चों, बिल्कुल होगा। V थ्रू L इज I XL। XL क्या होता है, XL होता है रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर। XL की वैल्यू क्या होती है, लिख लो भाई, XL की वैल्यू भी लिख लो, XL इज इक्वल टू L ओमेगा, ओके। और VC इज इक्वल टू I XC। अब XC क्या होता है भाई, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर। तो XC की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1 अपॉन ओमेगा इनटू C। ठीक है भाई, ठीक है। ये वैल्यू उठा के यहां पे रख दो। जैसे ही आप वैल्यू रखोगे आपको क्या निकालना है, रिजल्टेंट ईएमएफ। यहां पे जो आपने पोटेंशियल का स्क्वायर किया है इसकी जगह आप ईएमएफ भी निकाल सकते हो भाई। आप कह सकते हो कि मेरी तो रिजल्टेंट ईएमएफ आ रही है, ईएमएफ रिजल्टेंट मेरे पास हुआ वीआर का स्क्वायर, मतलब वीआर आई स्क्वायर आर स्क्वायर। सीधी सीधी बात है भाई, वैल्यूज रख रहा हूं मैं, आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी का होल स्क्वायर। अब ये भी तो किसके बराबर होगी ना, ये भी किसी ना किसी के बराबर होगी। तो आप कैसे करोगे भाई इसको, फिर स्क्वायर कर लो, पहले अंडर रूट ले लो। तो अंडर रूट लोगे तो इसका भी रूट और इसका भी रूट। अच्छा जी, इसमें से आई कॉमन है, बाहर आएगा आई, आई बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर और इसका रूट। अच्छा, आई बाहर आ गया तो ये बन गया ईएमएफ, और ईएमएफ डिवाइड बाय करंट, दिस इज आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। अब बताओ जो ईएमएफ अपॉन करंट क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, तो R इज इक्वल टू V अपॉन I। V तो है नहीं, यहाँ पे हमने ईएमएफ यूज कर लिया, चलो कोई बात नहीं, V भी यूज कर लेते हो तो आपकी बात कोई गलत थोड़ी ना होती, बिल्कुल गलत नहीं होती। तो दिस शुड बी द रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस कैसा है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड by LCR circuit, LCR circuit, this is resistance offered by LCR circuit and this is nothing but equal to impedance Z। इसको बोलते हैं impedance, impedance that is denoted by Z। यानी कि मेरे पास resistance offered by LCR circuit का नाम हमने रख दिया Z, जिसकी वैल्यू आई है भाई R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ठीक है जी, इसको रख लो भाई, सेव करके रख लो भाई, सुरक्षित रख लो इसको बच्चों। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 के साथ Z, दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द LCR सर्किट। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय LCR सर्किट मेरे पास ये आ चुका है। ठीक है, अब यहां से मेरे को किसी ने पूछा कि इसका स्लोप भी निकाल के बता दो आप, तो हम बिल्कुल बता देते हैं। टेंजेंट फाई बताओ आप, टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है आपके पास VL माइनस VC और बेस है आपके पास VR। तो VL की वैल्यू है IXL माइनस IXC डिवाइड बाय IR। I से I कैंसिल हो गया और टेंजेंट फाई आपके पास आ गया XL माइनस XC डिवाइड बाय R। This is the value of tangent phi। ठीक है, अब tan phi की वैल्यू है XL माइनस XC by R। अब देखो बच्चों, इसमें क्या हो सकता है कि टेंजेंट phi की जो वैल्यू निकाली है इसमें कुछ एक स्पेशल केसेस, स्पेशल बातें हम नोट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड कर सकते हैं, हमने निकाला जी टेंजेंट phi को और टेंजेंट phi ने हमें कहा कि हम हैं XL माइनस XC डिवाइड बाय R। तो मैंने स्पेशल केसेस अप्लाई करने शुरू कर दिए। मैंने कहा कि इफ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर बिकम्स इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर, तो आपके पास XL इज इक्वल टू XC आ जाएगा, तो Z इज इक्वल टू R हो जाएगा। ठीक है, Z इज इक्वल टू R, दैट इज द मिनिमम रेजिस्टेंस यानी कि मैक्सिमम करंट। यहां स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप होगा ही नहीं, मतलब आपका अगर फाई tan फाई यहां से क्या आ जाता है, tan फाई की वैल्यू आ जाती है 0। tan फाई 0 कब आएगा, जब फाई की वैल्यू कितनी होगी,
जीरो। तो फाई की वैल्यू जीरो होने का क्या मतलब है, ये रिजल्टेंट जो है आपका ईएमएफ वो किस एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। एक्स एक्सिस वाले एक्सिस किसकी है, रेजिस्टेंस की है। रेजिस्टेंस की है तो इसमें इंडक्टर का कोई रोल है नहीं है। तो यानी कि ये कैसा सर्किट हो जाएगा, नॉन इंडक्टिव सर्किट। ये कैसा सर्किट हो जाएगा, नॉन इंडक्टिव सर्किट। यानी कि यहां पे वोल्टेज एंड करंट लाइज इन सेम फेज, phi is equal to 0, hence voltage and current lies on x axis यार, या lies on same phase, same phase फिजिक्स में बोलो आप, lies on same phase, there is no phase difference। ठीक है, फेज डिफरेंस कोई है ही नहीं। अब यानी कि x एक्सिस पे लाई करते हैं, तो x एक्सिस पे लाई करने का क्या मतलब है, नॉन इंडक्टिव सर्किट है, इंडक्टर का तो कोई रोल ही नहीं है। इंडक्टर का रोल होता तो 90 डिग्री का फेज डिफरेंस दिखाता। नॉन इंडक्टिव सर्किट है भाई, आपने जो मेरे को बताया कि XL is equal to XC, tan phi is equal to 0, which means phi is equal to 0, ऐसी बातें नॉन इंडक्टिव सर्किट के साथ जुड़ी होती हैं। अब मान लो XL is greater than XC, XL जो है वो XC से बड़ा है। XL अगर XC से बड़ा है तो tan phi की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव वैल्यू आ गई, तो phi भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहां पे वोल्टेज क्या करेगी, लीड करेगी करंट को। ठीक है, अच्छा इस बात को भी कैसे थोड़ा सा तरीके से लिखते हैं ना, इस बात को भी, if XL is greater than XC, अगर XL greater than XC आ जाएगा तो tan phi की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan phi की वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव। दैट मींस phi इज पॉजिटिव, phi पॉजिटिव है। phi पॉजिटिव होने का क्या मतलब है कि ये इधर जा रहा है, यानी कि यहां पे वोल्टेज किसको लीड कर रहा है, करंट को। वोल्टेज लीड्स करंट, वोल्टेज लीड्स करंट। अब वोल्टेज लीड करंट ये तो इंडक्टर में होता है ना, तो ये इंडक्टर डोमिनेटेड सर्किट है। इंडक्टर डोमिनेटेड सर्किट, इंडक्टर डोमिनेटेड सर्किट, डोमिनेटेड सर्किट, ये इंडक्टर डोमिनेटेड सर्किट है आपका। ठीक है, और तीसरी बात कहां लिखूं, जगह ही नहीं बची है, कोई बात नहीं, बना लेते हैं, जगह तो बनानी पड़ती है, चलो बनाते हैं फिर। यानी कि अब देखो भाई यहां पे बना लेते हैं जगह। देखो एक बात और रहती है हमारी, वो हमारी बात है कि if XL is less than XC तो tan phi की वैल्यू क्या आएगी हमारी, नेगेटिव। इसका मतलब है phi की वैल्यू भी नेगेटिव, phi की वैल्यू भी नेगेटिव। अब phi की वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि वोल्टेज लैग्स, मतलब आपका ये जो phi है नेगेटिव में चला जाए तो वोल्टेज लैग करेगी। ठीक है, क्योंकि ये एक्सिस आपने करंट के लिए ली है, तो वोल्टेज लैग्स बिहाइंड करंट बाय एन एंगल phi, बिहाइंड करंट। तो वोल्टेज लैग जब कहां करती है, कैपेसिटर में। तो ये दिस सर्किट इज कैपेसिटर डोमिनेटेड सर्किट, कैपेसिटर डोमिनेटेड circuit, this is capacitor dominated circuit. These are the some important things which are related with LCR circuit. Students please note it down, and जिन बच्चों ने नोट कर लिया है वो आप मेरे को बता दो कि कोई डाउट है। अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप मेरे को बताएं। ये बच्चे स्पेशली मेरे को बताएं, इसमें है नवरूप कौर, पायल जारियाल, तनवीर सिंह, खुशी, मंजू चौधरी, अंकिता राणा, अंशुल राणा, संदलप्रीत, जसलीन को 12C का बच्चा है ये, और जानवी सहोता। ये बच्चे आप अपनी अटेंडेंस दोबारा से मार्क करेंगे सभी बच्चे, ठीक है, और मेरे को बताएंगे कि क्या आप क्लास में प्रेजेंट हो कि नहीं हो। फटाफट से बताएंगे, आपके पास 1 मिनट का टाइम है। अच्छा, पायल जारियाल है क्लास में,
अच्छा अच्छा अच्छा, अंशुल राणा भी है क्लास में, ठीक है। दानिश, ऐश, ऐश है, हाँ ऐश भी है क्लास में। तनीषा, तनीषा, अच्छा ओके बेटा, आपकी अटेंडेंस मार्क कर देता हूं। ऐश, नवरूप कौर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा मंजू चौधरी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। गुरलीन बाजवा, गुरलीन बाजवा। आयुषी, जसलीन कौर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। परमजोत, अच्छा ठीक है। आयुषी क्लियर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्रशांत शर्मा, तनवीर सिंह, तनवीर सिंह। खुशी है और अंकिता राणा, संदल और जानवी सहोता। जानवी प्रेजेंट है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। संदल है, अंकिता राणा और खुशी। संदल, अंकिता राणा और खुशी। अंकिता है, अच्छा अंकिता है, अंकिता है, खुशी और संदल। अगर हैं तो अभी अटेंडेंस मार्क करवा दो फटाफट से, अगर हैं तो अभी अटेंडेंस मार्क करवा दो। संदल और खुशी, खुशी 12C से, संदल भी 12C से। जसवीर कौर, आपकी अटेंडेंस लगा देता हूं बेटा, बिल्कुल लगा देते हैं। ठीक है, यानी कि ये दोनों बच्चे नहीं है, खुशी भी नहीं है और संदल भी नहीं है। अगर है तो अटेंडेंस बोल दे बेटा। संजना शर्मा, यस सर। खुशी, खुशी कहां है खुशी? क्लियर, अच्छा अच्छा। सिमरनप्रीत कौर, आपकी अटेंडेंस मैंने पहले ही लगा दी थी बेटा, लगा दी थी शायद। चलो देखो बच्चों, अब हमने करा एलसीआर सर्किट को। एलसीआर सर्किट में थोड़ी बहुत बातें हैं जो यहाँ पे मैंने आपको अब तक नहीं बताई हैं, वो बातें हम देखते हैं क्या क्या बातें हमारी रहती हैं। एक तो यहाँ पे बात आती है इम्पीडेंस ट्राइंगल की, कि इम्पीडेंस ट्राइंगल क्या चीज है। एक्चुअल में हमने यहाँ पे ये जो ट्राइंगल बनाई है, ऐसे ट्राइंगुलर शेप हमारे पास जो आई है, इसी का नाम है इम्पीडेंस ट्राइंगल। ठीक है, अब आप कैसे इस चीज को एक्सप्लेन करते हो, इसी ग्राफ को देख के चलो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, देखो बच्चों, इम्पीडेंस ट्राइंगल आपके पास कैसे बनेगी, कैसे आप एक्सप्लेन करके चलोगे। देखो जी, आपके पास ये एक ट्राइंगल बन गया और इस ट्राइंगल में इस एंगल को हमने कहा है फाई। ये एंगल है हमारा 90 डिग्री, ठीक है, और ये हमने ले ली ए बी सी। यहां पे भी फाई था, फाई के साथ जुड़ा था वी आर, और इसका जो परपेंडिकुलर ये देखो 90 डिग्री पे है हमारे पास, इसका पैरेलल कौन है? VL माइनस VC, VL माइनस VC। ठीक है बच्चों, तो यहां से ये जो ट्राइंगल बनी है आपके पास ABC, इसी का नाम है क्या? इम्पीडेंस ट्राइंगल। इम्पीडेंस ट्राइंगल, इम्पीडेंस ट्राइंगल, ट्राइंगल, इसी का नाम है इम्पीडेंस ट्राइंगल। अब देखो बच्चों, अगर आप यहां से देखो तो आपके पास टेंजेंट फाई की वैल्यू क्या आती है? वही वैल्यू आती है जो आपने थोड़ी देर पहले निकाली थी, VL माइनस VC अपॉन VR, जिसकी वैल्यू बनती है हमारे पास XL माइनस XC बाय R। दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंजेंट फाई, जिसकी वैल्यू आपने 0, पॉजिटिव और नेगेटिव के बेसिस पे आपने इसको एक्सप्लेन भी किया था। ठीक है, अगर अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं बच्चों, कि यहां पे XL को आपने लिखा L ओमेगा, है ना, XL को आपने लिखा
एल ओमेगा, और ओमेगा को मैं लिख सकता हूं 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी न्यू। तो एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, अगर यही बात करी जाए एक्ससी की, देन दिस इज 1 अपॉन ओमेगा इंटू सी, और ओमेगा की वैल्यू अभी अभी मैंने आपको बताई है 2 पाई इंटू न्यू इंटू सी। तो यानी कि एक्ससी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, फ्रीक्वेंसी के, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। और एक बात और देखो, जो रेजिस्टेंस एलसीआर सर्किट ने ऑफर किया, जिसका नाम तुमने इंपेडेंस दिया, जिसकी वैल्यू थी आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, तो इस रेजिस्टेंस की कम से कम वैल्यू कितनी है बच्चों, कम से कम वैल्यू है इफ XL becomes equal to XC, then कम से कम वैल्यू आती है that Z is equal to R. Impedance of LCR circuit becomes equal to resistance if क्या resistance offered by inductor and capacitor becomes equal. That is the condition of resonance बोलते हैं हम इसे। तो अगर हम इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखना चाहें किसके बीच में, ये फ्रीक्वेंसी रेजिस्टेंस XL XC और R और Z के बीच में। देखो बच्चों, मैंने यहां पे लिया है सारे की सारी रेजिस्टेंसेस, इसी एक्सिस पे ले रहा हूं मैं, और इस एक्सिस को ले रहा हूं फ्रीक्वेंसी के लिए। एक्स एक्सिस को मैंने लिया है बच्चों फ्रीक्वेंसी के लिए। अब आपको पता है ना कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, और रजिस्टर की कोई डिपेंडेंसी होती नहीं है, रजिस्टर की वैल्यू फिक्स रहती है, फ्रीक्वेंसी को चाहे घटाए जाओ चाहे बढ़ाए जाओ, सीधी सी बात है ना। तो इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आपको देना है, मतलब यहां पे रजिस्टर है आपके पास एक्सएल, मतलब रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर, सीधा रजिस्टर, और जो अब आपने निकाला इंपेडेंस, इंपेडेंस। ठीक है, तो जिसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। दिस इज XL इज इक्वल टू L ओमेगा, आप सभी को पता है XL इज इक्वल टू L ओमेगा, तो XL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ होता है ऐसा, ऐसा। ये ग्राफ किसके लिए है, XC 1 अपॉन ओमेगा इंटू सी के लिए, इस तरह का ग्राफ। रेजिस्टेंस की कोई डिपेंडेंसी होती ही नहीं है भाई, रेजिस्टेंस तो डिपेंड ही नहीं करता, ठीक है ना, रेजिस्टेंस की कोई डिपेंडेंसी नहीं होती। ये लो भाई रेजिस्टेंस के लिए ग्राफ, रेजिस्टेंस के लिए ग्राफ। लेकिन अब बात आती है जेड की। अब जेड की कैसी वैल्यू हमें निकालनी है बच्चों, देखो जेड की एक मैक्सिमम कम से कम वैल्यू होती है आर, कम से कम वैल्यू उसकी आर, मतलब कम से कम वैल्यू मान लो उसकी इतनी, ये आर, ये मैंने ले ली, कम से कम वैल्यू उसकी इतनी है। एक केस में उसकी इंक्रीज करती है, दूसरे केस में उसकी डिक्रीज करती है। एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी और एक्सएल लेस देन एक्ससी, तो उसकी वैल्यूज कुछ ये तो आ गई उसकी मिनिमम वैल्यू, और उसकी वैल्यूज ऐसे वेरिएशन में रहेंगी, ऐसे 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 वेरिएशन शो करेंगी। ठीक है, उसकी वैल्यूज इस तरह से वेरी करेंगी। दिस इज फॉर इंपेडेंस जेड। ये है बच्चों आपके पास इंपेडेंस जेड के लिए। आपको ग्राफ में कोई भी डाउट है तो अभी कमेंट में जाके मेरे को बता दो कि सर जी मेरे को डाउट है, आपने ये बात कैसे बता दी, मैं अभी क्लियर कर दूंगा बच्चों। क्योंकि ये ग्राफ में बहुत सारे बच्चे कहते हैं मेरे को डाउट है, अगर डाउट है तो डाउट लिख दो। क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। गुरलीन सैनी बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। साई प्रीत क्लियर सर, नो डाउट। मनजोत कौर बहुत बढ़िया। हरसिमरन कौर, सिमरनप्रीत कौर, जस्मीन, आकृति सर रिपीट कर दो सार्थक, ओके। प्लीज एक्सप्लेन इट वंस अगेन प्रशांत, ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स है बच्चों आपका, दैट्स गुड एंड आल्सो अमेजिंग कि आप इतना अच्छे तरीके से जुड़े हो क्लास से। ठीक है, मुझे बहुत बार जब मैं आपकी एक बात मुझे कहनी पड़ेगी स्पेशली 12th क्लास के लिए कि 12th क्लास का जो बच्चा जुड़ा हुआ है ना, बड़ा दिल से जुड़ा हुआ है और बहुत ही अच्छी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के क्लास को कंप्लीट करता है। मैं यही सोचता हूं, आप पता नहीं क्या सोचते हैं, ठीक है, अब आप हंस रहे हैं या मुस्कुरा रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जितना बच्चों का रिस्पॉन्स यहाँ पे देखता हूँ
रिस्पॉन्स बहुत पॉजिटिव होता है आप लोगों का, एंड दैट्स वेरी गुड थिंग अबाउट यू कि मेरे को ये फील होता है कि रिस्पॉन्स अच्छा है। अब टीचर को फील हो रहा है ना, तो इससे बड़ी बात भी नहीं हो सकती। ये देखो बच्चों, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं। देखो अब तक हमने कितने तरह के रेजिस्टेंस देखे हैं। एक तो सीधा रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर, एक रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर और एक रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एलसीआर सर्किट। ठीक है, अब मैं इन सारे के सारे रेजिस्टेंसेस को यहां पे ले रहा हूं। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर और जेड, 4 रेजिस्टेंस मैंने यहां पे ले लिए जो वाई एक्सिस पे मैंने लिए हैं। दिस इज ओरिजिन, दिस इज एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे मैंने लिया है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के साथ मैं देखना चाहता हूं। देखो बच्चों, यहां लिखा है कि एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हमेशा ये होता है, तो ये ग्राफ आ गया आपके पास एक्सएल इज इक्वल टू एल ओमेगा के, क्योंकि एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। और आप ग्राफ किसके बीच में देख रहे हो? फ्रीक्वेंसी और डिफरेंट रेजिस्टेंसेस के बीच में। अब आपने एक्ससी के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिख रखा है, ये देखो यहां लिख रखा है एक्ससी के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ऐसा होता है बच्चों, तो ये आपके पास आया एक्ससी के लिए दैट इज 1 अपॉन ओमेगा इनटू सी। तो एक्ससी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। दो ग्राफ आ। अब रेजिस्टेंस जो है ना वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं करता। रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। रेजिस्टेंस की हम इतनी वैल्यू मान ली तो इतनी की इतनी रहेगी, उसकी डिपेंडेंसी ही नहीं है किस पे? दिस इज फॉर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है ना। ये रेजिस्टेंस है आपके पास। अब आप मेरे को बताओ कि मुझे मेरे 3 ग्राफ बन गए, रेजिस्टेंस वाला, इंडक्टर वाला, कैपेसिटर वाला, बचा कौन? इंपेडेंस जेड वाला। अब जेड की कम से कम वैल्यू कितनी होती है? जेड की कम से कम वैल्यू होती है आर, तो इतनी वैल्यू उसकी कम से कम है ना। और अगर XL बड़ा रहा XC से तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? प्लस। अगर XL लेस देन रहा तो उसकी माइनस, यानी कि उसकी वैल्यूज में वेरिएशन जो रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा। कम से कम वैल्यू इतनी है उसकी और ज्यादा से ज्यादा वैल्यू इस तरह से वैरी करेंगे डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ XL एंड XC। दिस इज फॉर इंपेडेंस जेड। ये जो मैंने बनाया है पूरा कटोरा सा, इस तरह का वेरिएशन जो मैंने शो करा है, ये मैंने शो करा है किसके लिए? जेड के लिए। जेड इज द इंपेडेंस बच्चों। इंपेडेंस मींस रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एलसीआर सर्किट। इंपेडेंस मींस रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एलसीआर सर्किट। अब देखो बच्चों, हमने क्या कहा? हमने कहा कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एलसीआर सर्किट इतना था, उसकी वैल्यू भी बता दीजिए आप हमें। मैंने आपको क्या बताया कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एलसीआर सर्किट दैट इज आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इफ एक्सएल बिकम्स इक्वल टू एक्ससी देन रेजिस्टेंस की कम से कम वैल्यू होगी और करंट आपका एलसीआर सर्किट से मैक्सिमम फ्लो करेगा। जेड इज इक्वल टू आर। तो जेड इज इक्वल टू आर कहां पे होगा? इस एक्सिस पे जेड इज इक्वल टू आर है। अब अगर मान लो एक्सएल एक्ससी से बड़ा हो जाए तो जेड की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होगा रेजिस्टेंस, है ना। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होगा, तो इस तरह से आप उसको इंक्रीज करते जाएंगे, एक सैचुरेशन की कंडीशन आ जाएगी, यहां आगे सैचुरेट हो जाएगा। अगर एक्ससी बड़ा है, इस डायरेक्शन में नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होगा, सैचुरेट हो जाएगा एट लास्ट इस तरह से, ठीक है ना। तो दिस इज द थिंग व्हिच वी वांट टू एक्सप्लेन। अब देखो बच्चों, यहां पे XL इज इक्वल टू XC होने का मीनिंग भी बड़ा तगड़ा बन जाता है। कैसे बन जाता है कि आपने तो कह दिया XL इज इक्वल टू XC, लेकिन इनकी तो वैल्यूज है ना। XL की क्या वैल्यू है? XL की वैल्यू है L ओमेगा, XC की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन ओमेगा इनटू C, यानी कि यहां से ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन LC। मैं आपको बता दूं कि XL इज इक्वल टू XC जिसमें करंट हो जाता है मैक्सिमम, इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, 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 कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। अब रेजोनेंस कंडीशन में ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन LC, यानी कि
ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एलसी। ओमेगा किसके बराबर होगा? ओमेगा होगा 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एलसी, यानी कि आपके पास न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई रूट एलसी। दिस न्यू इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, यानी कि आपके पास यहां से रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एलसी। दिस इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, दिस इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये आपके पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की कंडीशन मैंने निकाल दी। ठीक है बच्चों, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी आई? 1 अपॉन कितनी है बनी है? 1 अपॉन 2 पाई रूट एलसी, 1 अपॉन 2 पाई रूट एलसी। दिस इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस की कंडीशन में हमने क्या लिखा? हमने लिखा कि अगर XL क्या होता है? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर becomes equal to resistance offered by the capacitor, then Z is equal to R। मतलब आपका रेजिस्टेंस जो होगा वो मिनिमम होगा। रेजिस्टेंस मिनिमम होने का मतलब क्या है? करंट यहाँ पे क्या रहेगा? मैक्सिमम रहेगा। ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं रेजोनेंस। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, जिसमें XL मतलब रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर और इंडक्टर क्या हो जाते हैं? सेम हो जाते हैं। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर और इंडक्टर बच्चों क्या हो जाते हैं? सेम हो जाते हैं। और रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर और कैपेसिटर जैसे ही सेम होते हैं वैसे ही हमारे पास कंडीशन आ जाती है रेजोनेंस की। अब ये सिचुएशन कब हुई? जब XL XC के बराबर हुआ। XL XC के बराबर होने का क्या मतलब है? इनकी वैल्यूज रख लो दोनों के दोनों की। XL की वैल्यू होती है L ओमेगा, XC की वैल्यू होती है 1 अपॉन ओमेगा इंटू सी, होती है ना बच्चों? XL की वैल्यू L ओमेगा, XC की वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा इंटू सी, है ना? तो यहां से ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 अपॉन LC। तो ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट LC। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी that is equal to 1 upon under root LC। तो frequency mu is equal to 1 upon 2 pi under root LC। This frequency is nothing but equal to resonance frequency। यही है कौन? resonance frequency। तो अब इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं, that is energy stored in an inductor। इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है? ठीक है, इस पे हमें बात करनी है। देखो बच्चों कैसे हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। देखो भाई, हमारे पास कॉन्सेप्ट है अगला, मैग्नेटिक एनर्जी को हमें निकालना है कि इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है। दैट इज द मैग्नेटिक एनर्जी ना। इंडक्टर जो स्टोर करता है मैग्नेटिक एनर्जी, कैपेसिटर जो स्टोर करता है दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो उन्हीं के बेसिस पे हम एनर्जी डेंसिटी का कॉन्सेप्ट भी करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी रहेगा और एक हमारा रहेगा मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, यानी कि यूपी और यूई दोनों हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर या वर्क डन निकाल लेते हैं। सीधी सी बात है, वर्क डन अगर हमारे पास आ गया तो बात बन जाएगी। मैं आपको बता दूं कि एनर्जी कितनी स्टोर होती है इंडक्टर में? हाफ Li²। तो हमारा आर्टिकल है एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, energy stored in an inductor। इंडक्टर बच्चों, आप इंडक्टर अब तक बहुत ज्यादा जानकार हो चुके होंगे, आई थिंक सो। ठीक है, इंडक्टर से, ठीक है, जिसके पास एनर्जी आपकी आएगी हाफ Li² के बराबर। अब आप मेरे को बताओ कैसे काम करोगे आप कहते हो कि जी एज EMF induced in an inductor is equal to L di by dt। This is equal to EMF। और पावर क्या होता है? पावर होता है V into I। मैंने आपको बताया था पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क इज इक्वल टू हीट and heat is equal to
आई स्क्वायर आर टी डिवाइड बाई टी, टी से टी कैंसिल, बचा क्या आई स्क्वायर आर, v इज इक्वल टू आई आर, तो v इंटू आई, v की जगह यहां पे ईएमएफ है, s पावर इज इक्वल टू ईएमएफ इनटू करंट, ईएमएफ इनटू करंट, v की जगह e लिख दिया बच्चों, तो ईएमएफ की वैल्यू है l डी आई बाई डी टी इंटू आई, है ना, इस e की ये जो वैल्यू थी यहां पे रख दी, दैट इज पावर, पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, you can say dw by dt is equal to li di by dt, बस निकल गया एनर्जी, तो w ही निकालना था, dt से dt तो कैंसिल ही हो गया, तो w is equal to इंटीग्रेशन li di, सीधी सी बात है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, li स्क्वायर डिवाइड बाय 2, दिस इज वर्क डन, दिस इज energy stored in an inductor, this work done will be equivalent to energy stored in an inductor, inductor में एनर्जी कितनी स्टोर होगी, that is half li square, this is the energy stored in an inductor and that energy will be in the form of in magnetic form, ठीक है बच्चों, मैग्नेटिक फॉर्म में, यानी कि मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है इंडक्टर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है कैपेसिटर, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी स्टोर होती है, हाफ सीवी स्क्वायर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी stored in capacitor, कितनी होती है भाई, हाफ सीवी स्क्वायर बच्चों, दिस इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो आज की क्लास कैसी रही बच्चों, आप हमें कमेंट बॉक्स में आगे जरूर बताएं। आज की क्लास हमारी इंटरेस्टिंग थी कि बोरिंग थी, और बोरिंग थी तो कितनी थी, ठीक है, महा बोरिंग मत लिख देना भाई, बस बोरिंग लिख देना चाहिए, ठीक है। तो आप अपने कमेंट्स जरूर दें कमेंट बॉक्स में जाके, और क्लासेस अपनी रेगुलर अटेंड करें। 2 बच्चे हैं, खुशी है और संदल है, अगर वो क्लास में है तो अपनी अटेंडेंस अभी भी बोल सकते हैं, अभी भी मैं आपकी एब्सेंट नहीं लगाऊंगा, ठीक है। खुशी 12C से और संदल भी 12C से है, ये 12C के बच्चे हैं दोनों के दोनों, अगर आ गए हैं लाइव तो प्लीज एक बार बता दें बच्चों, ठीक है। अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। आरक्षण वालिया, वेरी इंटरेस्टिंग क्लास, थैंक यू आरक्षण। गीतांशी थैंक यू बेटा, गुरलीन थैंक यू, सैनी गुरलीन सैनी थैंक यू बेटा, थैंक यू मनिंदर, थैंक यू बच्चे, जानवी इंटरेस्टिंग, थैंक यू जसलीन कौर, थैंक यू जसलीन, आरक्षण बहुत बहुत धन्यवाद आरक्षण, अरमान भारद्वाज थैंक यू बेटा, जस्मीन कौर वेरी इंटरेस्टिंग सर, थैंक यू जस्मीन, मंजू वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू मंजू, राधेश थैंक यू बेटा, गगन सैनी वेरी इंटरेस्टिंग क्लास सर, थैंक यू गगन, मनजोत कौर थैंक यू बेटा, मनजोत कौर ये दूसरी मनजोत है, अच्छा ठीक है बेटा, थैंक यू बच्चे, हरजोवन थैंक यू बेटा, गुरलीन बाजवा थैंक यू, सार्थक महाजन थैंक यू बेटा, मनरीत कौर थैंक यू बच्चे, इंटरेस्टिंग, साई प्रीत सिंह थैंक यू, संजना थैंक यू बेटा संजना, हरमनप्रीत कौर थैंक यू बेटा, अंकिता राणा, अच्छा अंकिता राणा आप आ गए, नहीं अंकिता तो पहले से प्रेजेंट थी, खुशी मैं जब से ढूंढ रहा हूं बेटा आपको, अच्छा आश्रय नंदा इंटरेस्टिंग, अमृत पाल इंटरेस्टिंग, आरक्षण वालिया 12C में कोई भी खुशी नहीं है, तो ये खुशी कौन है भाई, खुशी पता नहीं यार, खुशी कहां से हो बेटा आप फिर, अरे दमनजीत इंटरेस्टिंग क्लास सर, हमराज, अच्छा सिमरनप्रीत कौर थैंक यू बेटा, आकृति थैंक यू, शोभित थैंक यू बेटा, इमरोज थैंक यू, प्रशांत ने तो आग जला दी पूरी देखो, गौरी ठाकुर बहुत बढ़िया, पायल जारियाल,
हरसिमरन कौर, अर्शप्रीत कौर, जानवी सहोता और हमारे राणा साहब, गुरलीन कौर, हर्षिता, पायल जारियाल, नवरूप कौर, खुशी 12A, अच्छा खुशी 12A से है, ओके ओके ओके। गुरलीन सैनी सर 12A में है, ओके बेटा ओके, मेरे को ध्यान नहीं रहा था, सॉरी मैं भूल गया। हरसिमरन कौर 12A, अच्छा खुशी, अब तो खुशी की बात चल पड़ी भाई, ठीक है। आश्रय, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू बच्चों। और एक ही बच्चा था आज जो हमारी क्लास में प्रॉक्सी बोल गया था, संदल था, और संदल को कहना कि मेरे पास फोन करे, ठीक है बेटा, जो आपके फ्रेंड है किसी की तो उनको कहना कि फोन करे सर को, ठीक है। चलो थैंक यू बच्चों, थैंक यू। और इसी तरह से पढ़ते रहो। नेक्स्ट डे हम जो करेंगे वो एनर्जी स्टोर करेंगे और एनर्जी डेंसिटी के कॉन्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो नोट्स मैंने आपको दे रखे हैं पहले से, उन नोट्स में हल्की हल्की रीडिंग ले लिया करो, क्योंकि नोट्स से डिट्टो में करवाता हूं आपको, तो आपको बड़ा बेनिफिट होगा उस चीज का। एक बार हल्का सा देख लिया करो कि कल क्या होने वाला है, ठीक है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।